एक पुराने गांव के बीचों बीच बसा था चंदन खेड़ा। वहीं दो बहनों कमला और सुहानी का घर था। दोनों बहनें एक दूसरे से भौतिक रूप से दूर रहती थी, लेकिन उनकी दिल की बातें कई बार बिना कहे ही हवा के जरिए एक दूसरे तक पहुंच जाती थी। गांव के दूसरे सिरे पर उनके माता पिता गंगाराम और लक्ष्मी देवी रहते थे। गंगाराम की झुकी कमर और लक्ष्मी देवी की थकी आंखें बताती थीं कि उम्र अब धीरे धीरे ढलने लगी थी और घर बोझ सा लगने लगा था, जहां हर कोना थकान की कहानी सुना रहा था। लक्ष्मी, ये घर अब बोझ सा महसूस होने लगा है। पहले जहां सुबह उठते ही काम निपट जाते थे, अब जरा सा झुकना भी मुश्किल होता है। हाथ पैर जैसे साथ ही नहीं देते। याद है ना, कैसे हम दोनों मिलकर खेत संभालते थे? अब तो सांस फूल जाती है बस चलते चलते। हाँ जी, अब दम भी पहले जैसा नहीं रहा। उम्र ने हमें धीरे धीरे थका दिया है। काश कोई बेटा होता तो शायद सहारा मिल जाता। बेटियां अपने अपने घर संभालने में लगी रहती हैं। दिल करता है कि बस बैठे रहें और पुरानी बातों को याद करें, लेकिन ये शरीर अब वो भी नहीं करने देता। पर सुहानी ही है जो हमारी चिंता करती रहती है, बिना कुछ कहे, बिना कोई गिला किए। शायद अब वक्त आ गया है कि हम उसी के साथ रहने का सोचें। कमला भी अपनी जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन सुहानी का दिल हमें हमेशा छूता है। बिल्कुल जी, सुहानी ही देवानंद के साथ मिलकर हमें अपने घर रख सकती है। वहाँ रहेंगे तो हमारा बुढ़ापा कुछ आसान हो जाएगा। कम से कम कोई तो होगा जो हमारी दवा दे, पानी का गिलास थमाए और दिल से बातें करे। गंगाराम की छोटी बेटी सुहानी स्वभाव से बेहद शांत और मेहनती थी। उस समय वो अपने कच्चे चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। वहीं पास खड़ा उसका पति देवानंद सुहानी की मेहनत को देखता और मुस्कुराता। उसके चेहरे पर गर्व की चमक होती। घर की मिट्टी की दीवारें सादगी से सजी थीं, लेकिन वहाँ प्यार की गर्माहट हर कोने में महसूस होती थी। सुहानी का जीवन सादा था, लेकिन उसमें संतोष की मिठास घुली हुई थी। सुनते हो जी, सुबह से सारा काम निपटा लिया है, पानी भी भर लिया और अब चूल्हे पर खाना बन रहा है। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना परोस दूंगी। फिर खेत भी जाना है। अरे भाग्यवान, तुम तो सुबह से रुक ही नहीं रही हो। थोड़ा अपने लिए भी सोचो। खेत मैं अकेला भी संभाल लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है आज। देखो, तुम्हारी आंखों में वो थकान मुझे चुभती है। तुम्हें आराम चाहिए। अरे नहीं जी, खेत हमारा ही तो है, साथ चलूंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आज कम काम करना, बाकी मैं कर लूंगा। चलो, जैसा आप कहो। आज थोड़ा आराम कर लूंगी, लेकिन आपका साथ ही मेरा सब कुछ है। सुहानी पति की प्यार भरी बात मानकर शांत हो गई और दोनों अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही जीवन को सरलता से निभा रहे थे। उनका घर जैसे प्यार की मिसाल था। कोई तकरार नहीं, सिर्फ समझ और समर्पण। उधर कमला, सुहानी की बड़ी बहन, रसोई में व्यस्त थी, जबकि सामने खटिया पर शिव नारायण सुस्त नजरों के साथ चुपचाप बैठा हुआ था। कमला, खाना तो बढ़िया महक रहा है, पर दोगी कब? मुझे जल्दी खिलाकर तुम ही गोपाल को लेकर खेत देख आना। आज मैं नहीं जा पाऊंगा, नींद बहुत आ रही है। अरे वाह, उठो भी कभी। सुबह से खटिया पकड़े बैठे हो, ना नहाना ना खेत जाना, और ऊपर से गांव की औरतें कहती हैं कमला काम करती है और इसका आदमी बस लेटा रहता है। अरे आराम कर लूं तो क्या गुनाह है? तुम घर संभालती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करता। और वो खेत आजकल क्या मिल रहा है वहाँ से? बोलता हूँ 2-4 बीघा बेच देते तो अच्छा पैसा आता। तुम्हारे मायके की जमीन भी मांग लेते तो जिंदगी आराम से कट जाती। हाँ हाँ, सब बेच दूं ना, फिर तुम बस खाट पर लेटे रहना और हमारा गोपाल बाद में भटके। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम सपने देखते हो। ये कैसी किस्मत है मेरी। तू तो हर बात में आग उगलती है, पहले खाना तो दे दे। हाँ, मेरे नसीब में बस खाना ही परोसना लिखा है। अब लगता है इस घर की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। तुम्हारे भरोसे रह गई तो बर्बाद हो जाएंगे। दिल टूटता है सोचकर कि गोपाल का भविष्य क्या होगा। गोपाल ये सब चुपचाप देख रहा था, रोज की तरह। उसकी मासूम आंखें सब समझ रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। कमला और उसके पति की तकरार कभी खत्म नहीं होती थी।
सुहानी के घर जैसा सुकून यहाँ था ही नहीं। यहाँ सिर्फ संघर्ष और शिकायतें थीं। अगली सुबह कमला मन में भारीपन लिए अपने माता पिता के घर जाती है, जमीन की बात करने के इरादे से। अरे कमला, इतनी सुबह अकेली क्यों आई? सब ठीक है ना? गोपाल और दामाद जी कहाँ हैं? सब ठीक है माँ, बस मन भारी था, सोचा आपसे बात कर लूं। इसी दौरान गंगाराम कमरे में आते हैं। कुर्सी पर बैठते ही थोड़ी सांस लेते हैं और कमला से बातें करने लगते हैं। बेटी, बड़े दिनों बाद आई है। आज पूरा दिन बात करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, बचपन की शरारतें याद करेंगे। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा में अनकहे सवाल और भावनाएं गूंज रही थी। कमला ने झिझकते हुए सीधे मुद्दे की तरफ रुख किया। बाबूजी, घर संभालना अब मुश्किल हो गया है। शिव नारायण कुछ काम नहीं करता और उल्टे ताने देता है। अब सब कुछ अकेले करना बहुत भारी लग रहा है। बेटी, हम जानते हैं तुम परेशान हो। बताओ, तुम क्या चाहती हो? मदद चाहिए तो कह दो। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि अब जमीन की बात टाली ना जाए। मुझे थोड़ा हिस्सा चाहिए ताकि अपना जीवन संभाल सकूं। बस इतना सहारा मिल जाए कि गोपाल का भविष्य सुरक्षित हो। बेटी, जो भी होगा बराबर बांटेंगे। सुहानी भी तो हमारी बेटी है, हम दोनों को समान प्यार करते हैं। माँ, सुहानी की हालत ठीक है, देवानंद मेहनती है, जमीन है, सुख सुविधा है। मेरे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है। उसकी खुशी देखकर खुश होती हूँ, लेकिन मेरा दर्द कौन समझेगा? बेटी, जरूरत और हक अलग चीजें हैं। सुहानी खुश है, उसकी किस्मत है, लेकिन उसका हक कम नहीं हुआ। और तेरे पति के पास भी थोड़ी जमीन है। हम दोनों बहनों के लिए चिंतित हैं। ठीक है, पर सुहानी ने कभी नहीं मांगा। अगर मैं मांग लूं तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। कमला की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी की आंखें नम हो गईं। उसने बेटी का दर्द महसूस किया, पर कमला की कठोर आवाज ने उनका दिल भी चोटिल कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे हर शब्द दिल में चुभ रहा हो। कमला, तेरा दुख मुझे दिखता है। मैं तुझसे कम प्यार नहीं करती, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि एक को सब दे दो और दूसरे को सिर्फ चुप्पी का इनाम। सुहानी भी हमारी बेटी है। ठीक है माँ बाबूजी, मैं बस अपनी बात रखने आई थी। अब सुहानी से खुद बात करूंगी। शायद वो चाहें तो अपने हिस्से से मुझे थोड़ा दे दे। मैं आज ही उसके पास जा रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि वो समझेगी। अपनी बात कहकर कमला माता पिता से विदा लेती है। दोपहर में वह अपने पति शिव नारायण के साथ सुहानी के घर पहुंचती है, जमीन की बात करने के लिए। वहां देवानंद भी मौजूद था, जो खेत से लौटकर दोपहर का खाना खाने आया था। घर की हवा में सादगी थी, लेकिन कमला की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अरे दीदी, जीजा जी, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है? चलिए अंदर बैठते हैं। सब लोगों के कमरे में बैठते ही माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। सुहानी और देवानंद समझ जाते हैं कि कमला किसी चिंता में है। सुहानी, हम सीधे बात पर आते हैं। हम यहाँ माँ बाबूजी की जमीन को लेकर आए हैं। जमीन? लेकिन दीदी, शादी के बाद हम लोग तो इन बातों में पड़ते ही नहीं। आखिर हुआ क्या है? बताओ ना, शायद मैं मदद कर सकूं। हुआ ये है कि माँ बाबूजी सब कुछ हम दोनों बहनों में बराबर बांटना चाहते हैं। पर तू जानती है मेरी हालत कैसी चल रही है। इनकी तबीयत भी ढीली रहती है, थोड़ा कर्जा भी चढ़ा है और गोपाल का भविष्य भी सामने है। इन सब के बीच बराबर हिस्सा हमारे लिए काफी नहीं पड़ेगा। लेकिन दीदी, आप लोग तो कहते थे सब संभाल रहे हो। क्या हालात इतने खराब हो गए हैं? हाँ सुहानी, और इसी वजह से आज मैं तुझसे सीधे कह रही हूँ। माँ बाबूजी नहीं मान रहे। वे कहते हैं दोनों बेटियां बराबर हैं। लेकिन तू ही जानती है, तेरी जिंदगी टिकाऊ है। देवानंद जी मेहनत करते हैं, घर चल रहा है। मेरे यहाँ वैसा नहीं है, बस थोड़ा सहारा चाहिए। सुहानी, हम मजबूरी में ये बात कह रहे हैं, वरना तेरे हिस्से की चीज कभी नहीं मांगते। हमारा दिल भी दुखता है, लेकिन क्या करें। अच्छा, तो आप लोग चाहते क्या हैं? साफ साफ बताइए। बस इतना कि तू माँ बाबूजी से कह दे कि तेरे हिस्से में से थोड़ा मुझे दे दे। अगर तू कहेगी तो वे मान भी जाएंगे। बस इतनी मदद कर दे सुहानी। ठीक है दीदी, मैं आपकी हालत समझ रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि माँ बाबूजी आपकी तरफ झुक जाएं। लेकिन जो भी होगा
सबकी मौजूदगी में ही बात होगी। बस यही चाहिए था। शुक्रिया सुहानी। देवानंद जी, आपको भी कल सुबह हम सब एक साथ माँ बाबूजी के घर चलेंगे। इतना कहकर कमला और शिव नारायण वहां से लौट जाते हैं। उनके चेहरे पर राहत थी, लेकिन दिल में अभी भी एक गांठ बंधी हुई थी। अगली सुबह सब लोग गंगाराम और लक्ष्मी देवी के घर पहुंचे। आंगन में पुरानी नीम की छांव तले चारपाई पड़ी थी। गंगाराम और लक्ष्मी देवी वहीं बैठे थे और उनके सामने सुहानी, देवानंद और कमला शिव नारायण शांत मुद्रा में जगह लेकर बैठ गए। आज दोनों बेटियां एक साथ, कितने समय बाद घर इतना भरा भरा लगा है। हमें पता है तुम लोग जमीन की बात करने आए हो, पर तुम्हें यूं साथ देखकर मन भर आया। मगर कमला भावुक माहौल पर ध्यान दिए बिना सीधे मुद्दे पर आ गई। उसके दिल में जल्दी थी। माँ, बाबूजी, कल आपसे बात हुई थी। मैंने सुहानी से भी कहा और वह तैयार है कि अपने हिस्से में से मुझे कुछ जमीन दे दे। गंगाराम और लक्ष्मी देवी के चेहरे पर हैरानी उतर आई। दोनों की नजरें सुहानी पर टिक गईं। सुहानी, क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, दीदी की परेशानी मैं भी देख रही हूँ। अगर मेरे हिस्से से उनकी मदद हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। बेटी, तेरा दिल बहुत बड़ा है, पर अपना हक छोड़ना आसान नहीं होता। तेरी भी तो जिम्मेदारियां हैं। सोच ले, कहीं पछतावा ना हो। माँ जी, हम लोग मेहनत से कमा लेंगे, पर दीदी के हालात अभी मुश्किल है। उन्हें ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर तुम सब सहमत हो तो मेरी एक शर्त है। घर वाली जमीन सुहानी को जाएगी और बाकी खेत और टुकड़े कमला को, और हम दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेंगे। ये सुनते ही कमला और शिव नारायण के चेहरे का रंग बदल गया। उनके दिल में एक नई चुभन उठी। बाबूजी, ये कैसा बंटवारा है? घर की जमीन सुहानी को क्यों? अगर सब कुछ कमला के नाम होता तो हमारे लिए आप दोनों को रखना आसान होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो सुहानी के हिस्से का फायदा मिल ही रहा है, अब भर भी चाहिए। लालच की कोई हद नहीं। माँ, हम बस ये चाहते थे कि अगर घर हमारे पास रहे तो आपके रहने की व्यवस्था ढंग से कर पाएं। हमारा इरादा नेक है। व्यवस्था मन से होती है, जमीन से नहीं। हम बराबरी चाहते थे, पर सुहानी ने हिस्सा छोड़ दिया। अब यही ठीक बंटवारा है और कोई रास्ता नहीं। कमला कुछ पल के लिए शब्दहीन रह गई। उसे लगा जैसे माँ बाप का झुकाव सुहानी की तरफ ही है, जिससे उसके भीतर हल्की चुभन उठी। पर चूंकि जमीन का बड़ा हिस्सा उसे मिलने वाला था, वह विरोध भी न कर सकी। माहौल थम सा गया और कमला के चेहरे पर अनकही नाराजगी की परछाई साफ झलकने लगी। दीदी, मेरे हिस्से की जमीन मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन घर वाली जमीन माँ बाबूजी की ही रहेगी। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें सुरक्षित छत चाहिए, और हाँ, घर उन्हीं के नाम रहेगा। हाँ माँ, बाबूजी, आपको जो सही लगे वही करें। हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। आप चाहें तो हमारे पास भी आकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी तो हम यहीं रहेंगे। जरूरत पड़ी तो खुद बता देंगे। गंगाराम बाकी जमीन के कागज कमला को सौंप देते हैं और घर अपने पास ही रखते हैं। अच्छा माँ, बाबूजी, अब हम चलते हैं। गोपाल घर पर अकेला होगा। कमला और शिव नारायण लौट जाते हैं। फिर सुहानी और देवानंद भी खेत की बुवाई के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रात होते होते कमला और शिव नारायण अपने कमरे में बैठकर आगे की बातों पर चर्चा करने लगते हैं। देखो जी, कितनी मशक्कत के बाद ये जमीन तो मिली, पर घर हाथ से फिसल गया। हाँ, बस यही कमी खटक रही है। खेत तो मिल गए, पर बिना घर के कौन सी इज्जत। लोग तो घर देखकर ही मानते हैं कि आदमी कहाँ तक पहुँचा है। सोचो, कितना अच्छा होता अगर सब हमारे नाम होता। सही कहा। और माँ बाबूजी ने फिर सुहानी का ही साथ दिया, जैसे हमेशा से देते आए हैं। तो अब बात यूं अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। बाकी हिस्सा भी हमें चाहिए। कल मैं खुद जाकर उनसे फिर बात करूंगा। देखते हैं क्या होता है। कमला खामोश हो जाती है, लेकिन उसका दिल अब लालच की आग में जल रहा था। अगले ही दिन सुबह शिव नारायण अकेले गंगाराम और लक्ष्मी देवी के घर पहुंच जाता है। बाबूजी, जो तय हुआ अच्छा हुआ, पर एक बात दिल में खटक रही है। आप दोनों की उम्र हो चली है, ऐसे में अकेले रहना आसान नहीं होता। क्या कहना चाहते हो बेटा? बस यही कि अगर घर हमारे पास होता तो आपकी देखभाल भी हम ढंग से कर पाते। दूर दूर से भागना पड़ता है,
ऊपर से आपकी तबीयत भी जल्दी बिगड़ जाती है। गंगाराम उसकी आवाज में छिपा मकसद पहचान लेता है। चेहरा सख्त पड़ जाता है। शिव नारायण, सेवा इमारतों से नहीं, इरादों से होती है। जिसका मन साफ हो वो बिना घर लिए भी सेवा कर लेता है, और जिसे लालच हो उसे पूरा घर लेकर भी चैन नहीं मिलता। शिवनारायण के होठ भीग जाते हैं। जवाब तो बहुत है, पर बोल नहीं पाता। बस तुनक कर बाहर निकल जाता है। रात को वही गुस्सा लिए वह सारी बात कमला को सुना देता है, ताकि उसके मन में और चिंगारी भड़के। अब बात हद से निकल रही है। जब तक घर हमारे हाथ में नहीं आएगा सब अधूरा ही रहेगा। बाबूजी तो मानने से रहे, उनकी बातों से साफ लग रहा है। तो फिर रास्ता बदलना पड़ेगा। कल से सुहानी को फिर से अपने पक्ष में करना होगा, और माँ बाबूजी को ये भरोसा दिलाना होगा कि हमारे पास रहना ही ठीक है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। होठों पर वही लालच भरी हल्की मुस्कान, लेकिन उनके दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही हफ्तों में गंगाराम और लक्ष्मी देवी की बढ़ती कमजोरी साफ दिखने लगती है। वे दोनों चारपाई पर बैठे अपने हालत को लेकर चिंतित थे। जी, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। घर के छोटे काम भी भारी लगने लगे हैं। हाँ लक्ष्मी, अब उम्र ने कमर तोड़ दी है। खेत, घर सब संभालना मुश्किल होता जा रहा है। किसी का सहारा मिल जाए तो अच्छा होता। सहारा तो हमारी बेटियां ही हैं। बस सवाल है किसके पास जाएं? कमला के यहाँ मुश्किल है। उसकी बातें सुनकर ही दिल टूट गया था। वो तो घर जमीन को ही हमारी इज्जत मान बैठी। वहाँ अपनापन नहीं मिलेगा, सिर्फ बोझ लगेंगे हम। हाँ, वहाँ रहने को अब मन भी नहीं मानता। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। तो फिर सुहानी, उसका दिल साफ है। देवानंद भी भला आदमी है। वहाँ हमें अपनापन मिलेगा, ताने नहीं। ठीक है, फैसला हो गया। सुबह ही सुहानी के घर चलते हैं। जितना समय बचा है चैन से बिताएंगे। मेरा दिल कहता है कि वो हमें खुशी से अपनाएगी। अगले ही दिन सुबह सुबह दोनों कुछ सामान लेकर सुहानी के घर पर पहुँचे। सुहानी ने जैसे ही उन्हें देखा उसका दिल भर आया। सुहानी, अब हालात संभाले नहीं जाते। सोचा था कि तेरे पास आकर कुछ सहारा मिल जाएगा, पर अगर तुझे कठिन लगे तो हम वापस चले जाएंगे। बिटिया, अब घर आंगन सूना लगता है। मन बस तेरे साथ रहने को चाहता है, पर फैसला तेरी मर्जी से ही होगा। ये सुनते ही सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी के। अरे माँ बाबूजी, आपकी बात कैसे ठुकरा सकती हूँ। आप लोग आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये घर भी तो आपका ही है। बाबूजी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ रहकर आराम कीजिए। बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। ठीक है बेटा, अब हम भी निश्चिंत हुए। तुम्हारी छाया में ये बुढ़ापा थोड़ा आसान लगेगा। शुक्रिया बेटी। सबके चेहरे पर राहत थी और घर जैसे फिर से जीवित हो उठा। हंसी की गूंज लौट आई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ दिन बाद कमला को ये खबर मिली और उसके मन में खौलता गुस्सा धीरे धीरे उभरने लगा। उसका दिल जल रहा था, जैसे सब कुछ छिन गया हो। देखा तुमने, माँ बाबूजी सुहानी के घर जा बैठे। अब गांव में नाम भी उसी का होगा, और हमें जैसे कोई पूछता ही नहीं। अरे इसमें हैरानी कैसी, हमने खुद ही दूरी बना ली थी, तो वहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, सुहानी भी मासूम बनकर अपनी पकड़ मजबूत कर रही होगी। अब बस मैं सुहानी से साफ साफ बात करूंगी। हक सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी है। आज ही जाऊंगी उसके पास, देखती हूँ क्या कहती है। वो आवेग में बाहर निकलती है और सुहानी के घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां अंदर सब हंसते बोलते बैठे थे। अचानक उसे देख सबके भाव पल भर में बदल जाते हैं। अच्छा, तो यही ठिकाना मिल रहा है आपको, और मैं अब आपकी बेटी नहीं रही। दीदी, ऐसी बातें मत कहो। माँ बाबूजी अपने मन से आए, मैंने तो बस उन्हें सहारा दिया है। इसमें कोई दिखावा नहीं। दिखावा ही तो है। आज सेवा करोगी, कल कहोगी कि असली हक तुम्हारा है। सारी जमीन अपने नाम करवाने का यही तरीका है ना। मुझे सब समझ आ रहा है। कमला, ये कैसी जहरीली बातें कर रही हो। हम किसी की संपत्ति नहीं, अपनी संतान का सहारा ढूंढ रहे हैं। उस दिन तू ही तो तंगी की चिंता कर रही थी। इसी डर से हम यहाँ आए हैं। इसमें शक किस बात का? दीदी, मैं किसी हक की भूखी नहीं। माँ बाबूजी जहाँ खुश रहें, बस वही मेरे लिए काफी है। कमला के चेहरे पर तिरस्कार उभरा। वो तमतमाती हुई वहां से चली गई
सुहानी चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखें भर आईं। अगले ही दिन अचानक हादसा हो गया। बाहर खेलता गोपाल जोर से गिरा और बेहोश हो गया। कमला, शिव नारायण घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। ये सामान्य गिरना नहीं, बच्चे के दिल में जन्म से छेद है। शहर में ऑपरेशन करना होगा, खर्चा लाखों में होगा। फौरन इंतजाम करो। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। ए जी, सब कुछ बेच दो, मेरे हिस्से की जमीन भी, बस हमारा गोपाल बच जाए। हाँ कमला, अब कागज पत्तर से ज्यादा जरूरी हमारा बेटा है। तभी दरवाजे पर खटका हुआ। सुहानी और देवानंद हाफते हुए अंदर आते हैं। दीदी, जीजा जी, गोपाल को क्या हुआ? कमला ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। दीदी, एक पल भी मत गवाओ, अभी गोपाल को शहर ले चलो, सारा खर्चा जितना लगे हम लगा देंगे। ये सुनते ही कमला भीतर से पिघल गई। उसका चेहरा पछतावे से भर गया। नहीं सुहानी, इतना काफी है कि तुम लोग आए। हमने पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले लिया, अब और बोझ नहीं बनेंगे। दीदी, बोझ कैसा? गोपाल हमारा भी तो है, हम आपके साथ हैं। कमला का सिर शर्म से झुक गया। धन्यवाद, तुम यही माँ बाबूजी का ख्याल रखना, हम इलाज करवाकर जल्दी लौटेंगे। कुछ दिन बाद गोपाल पूरी तरह ठीक होकर घर लौटा। उसे देखते ही सुहानी, देवानंद और माँ बाबूजी के चेहरे खिल उठे। घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं और रिश्तों में पहले से कहीं ज्यादा प्यार भर गया। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।